आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीप शिखा दुर्गा पाल की। हिंदी जगत के हमारे आज के इस अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। नमस्कार। दोस्तों, जमाना कितना बदल गया ना। पहले पैसे लेकर या जेवर पहनकर बाहर निकलना खतरे की बात होती थी। चाकू या फिर रिवॉल्वर का डर दिखाकर डकैती होती थी या फिर रात के अंधेरे में चोरी होती थी। पर अब घर पर, ऑफिस में, कहीं पर भी आप हो तो चोरी हो जाती है, वो भी सिर्फ एक कॉल पर, एक ओटीपी शेयरिंग पर, कभी कभी हिप्नोटाइज करके या फिर डिजिटल अरेस्ट करके। वर्तमान में हम ऐसी स्थिति में आ पहुंचे हैं जहां हमारा कुछ भी शायद छुपा नहीं रहा है। मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए, इंटरनेट के जरिए, सोशल साइट्स के जरिए किसी की भी कोई जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आसान है। बस एक गलती, एक गलत क्लिक, एक कॉल या एक ओटीपी हमारा जीवन बर्बाद करने के लिए काफी है। जिंदगी भर की कमाई लुट सकती है इससे। तो आइए साइबर क्राइम पर आधारित एकता व्यास की लिखी एक कहानी उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। शीर्षक है डिजिटल अरेस्ट। सुधा भगवान के सामने बैठी दिया की बत्ती बनाते हुए मोबाइल के स्पीकर पर बोली, कोई गरबा गीत तो बजाओ। तुरंत ही गीत बजने लगा। सुधा ने आरती की और भगवान से बोली, आज पहला नौरता है ना, इसलिए मोबाइल गरबे गाता है भगवान जी। कल से तो पूरा परिवार आपकी सेवा करेगा। ठीक तरह से भगवान के साथ सुधा का एक तरफा वार्तालाप जम भी न सका था कि फोन की घंटी घनघना उठी। स्मार्टफोन की स्क्रीन पर हंसता मुस्कुराता परिवार हाजिर हो गया। सभी ने फरमाइशें शुरू कर दी। इंडिया आकर गरबा खेलेंगे और रोज मिठाई खाएंगे। पोते राज को बीच में ही रोककर रूपाली बोली, दादी मेरा दुपट्टा। हाँ भाई हाँ, सबके काम पूरे करके रखे हैं, बस अब तो तुम लोग आ जाओ, और सब्र नहीं होता। माँ, आपको कुछ चाहिए तो बोलो। नहीं बेटा, आज पहले नौरते की आरती अकेली कर ली है, अब तुम सब आ जाओ तो मिलकर माता रानी की सेवा करेंगे। ये सुनते ही बच्चे बोल पड़े, दादी आप अकेली कहाँ हो, आपका मोबाइल है ना। हंसते हंसते बेटे बहू ने कहा, 36 घंटे सब्र कर लो माँ, हम आ रहे हैं। तभी सुधा को याद आया कि आज एक ऑनलाइन मीटिंग है जिसमें गीतों के राजकुमार श्री गोपाल सिंह नेपाली पर नवोदित गीतकार चर्चा करेंगे और अपने लिखे हुए गीत भी सुनाएंगे। यूं तो सुधा की लेखन में खास रुचि नहीं थी, पर शेरो शायरी और गीत उसके दिल के बहुत करीब थे। पति जब कोरोना काल में उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चले गए, बेटे ने भविष्य का वास्ता देकर विदेश में बसने का निर्णय सुना दिया, तब सुधा ने गुलजार, साहिर, नीरज और गोपाल सिंह नेपाली से दोस्ती कर ली। किताबों और लाइब्रेरी ने कुछ साहित्यिक संस्थाओं का सदस्य भी बनवा दिया। उन्हीं में से एक का आज ऑनलाइन कार्यक्रम है। बेटे ने लैपटॉप लेकर पहले ही दिया था। घर में वाईफाई का कनेक्शन था। बहू और बच्चों ने लैपटॉप चलाना सिखा दिया। जरूरत का सारा काम कर लेती है सुधा अब लैपटॉप पर। जैसे ही लैपटॉप चालू किया, ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो चुकी थी। आपस में सभी लोग बातें कर रहे थे। शायद औपचारिक मीटिंग शुरू होने में कुछ वक्त था। इतने में स्क्रीन पर कुछ अजनबी सी शक्लें दिखाई देने लगी। मीटिंग के होस्ट ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उनकी तरफ से कोई जवाब आता इससे पहले ही मीटिंग में अचानक कई और अनजान लोग घुस आए। शायद मीटिंग का लिंक फेसबुक पर शेयर कर देने का नतीजा था यह सब। शेख साहब ने घोषणा की, आज की मीटिंग निरस्त की जाती है। पर मीटिंग निरस्त होने के पहले ही एक अनजान व्यक्ति नवोदिता रश्मि से बोला, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और तभी दूसरा बोला, भारत में बैठे लेखकों को पता ही नहीं चल रहा, वो लोग हैक हो चुके हैं। बस इतना ही सुनाई दिया और मीटिंग खत्म। थोड़ी देर बाद सुधा को शेख साहब का फोन आया, लैपटॉप को वाईफाई से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, आजकल इस तरह के केस बहुत बढ़ गए हैं, अपना ध्यान रखना। वैसे भी आप घर में अकेली रहती हैं, अनायास जानकारी किसी को ना दीजिएगा। सुधा ने उदासीनता से कहा, मुझसे कोई क्या ले जाएगा, मैं तो पहले ही लुट चुकी हूँ। पति को कोरोना ने छीन लिया और बच्चों को अमेरिका ने। फिर भी सावधान रहिएगा। शेख साहब ने इतना कहकर फोन काट दिया। सुधा अपनी ही दुनिया में मस्त, बच्चों की आने की तैयारी में व्यस्त।
कि फोन की घंटी फिर बज गई। 78 वर्षीय सुधा ने सोचा बच्चों के दोस्तों का फोन होगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप माधापर गांव से सुधा शशांक जानी बोल रही हैं? हाँ बोल रही हूँ। आप कौन? आपके नाम का पार्सल आया है जिसमें कुछ गैरकानूनी सामान है, पर मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगवाया, तो आपके किसी रिश्तेदार ने भेजा होगा। सुधा सोच में पड़ गई। अभी कुछ घंटे पहले ही तो उसके बेटे ने कहा था वह उसके लिए कुछ सामान लाना चाहता है, शायद वजन ज्यादा न बढ़ जाए इसलिए कोरियर से भेज दिया होगा, पर मुझे नहीं पता और मेरा बेटा मुझे कोई गैरकानूनी सामान क्यों भेजेगा। देखिए सुधा जी, आप बात की सीरियसनेस को समझिए। आपको और आपके बेटे दोनों को जेल हो सकती है। हो सकता है किसी ने आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड का मिसयूज किया हो। जैसे ही आपका बेटा लैंड करेगा आप दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। हमारे पास वारंट है। हमारी बात ध्यान से सुनिए। इतना सुनते ही सुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिरकार घबराहट में सुधा ने कहा, आप बोल कौन रहे हैं? मैं कोलाबा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर रंजीत। पर मैं तो माधापर में रहती हूँ। आपके नाम पार्सल आया है, उसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जब्त किया है। थोड़ी देर में आपको डिपार्टमेंट की तरफ से वीडियो कॉल आएगा, तैयार रहिए। सुधा ने हामी भर दी। कुछ ही सेकंड में वीडियो कॉल आया जिसकी डीपी में पुलिस दिखाई दे रही थी। कॉल उठाते ही पुलिस की वर्दी में बैठा हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। उस पुलिस वाले ने सुधा से कहा, हम आपका ऑनलाइन बयान रिकॉर्ड करेंगे। आप जहां पर हैं मोबाइल रोटेट करके व्यू दिखाइए। अगर आपने थोड़ा भी झूठ बोला या पुलिस को बरगलाने की कोशिश की तो आपको सख्त सजा होगी। सुधा ने मोबाइल से कमरे का व्यू दिखा दिया। अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, यह कहते हुए कि थोड़ी ही देर में आपको दूसरे एसआई साहब फोन करेंगे। तुरंत ही दूसरे नंबर से फोन आ गया जिसकी आईडी कोलाबा पुलिस स्टेशन दिखा रही थी। फोन उठाते ही दूसरे तरफ से खुद को एसआई बताने वाले व्यक्ति ने इंट्रोगेशन शुरू कर दी। उसने सख्त लहजे में मोबाइल नंबर, फैमिली बैकग्राउंड, प्रॉपर्टी, जॉब, कितने बैंक अकाउंट, किस किस बैंक में है, परिवार कहाँ पर है, जैसे कई सारे सवाल किए और सुधा ने घबराहट में सारे सवालों के सच सच जवाब दिए। सारे सवाल खत्म होते ही पुलिस ऑफिसर ने सुधा से कहा, मुंबई में आपकी आईडी का मिसयूज करके जो ड्रग्स पकड़ी गई है वह बहुत ही हाई प्रोफाइल सिंडिकेट है, इसलिए पहले पुलिस क्वार्टर में बात करनी होगी। चलते कॉल पर ही सुधा को वायरलेस जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। जय हिंद सर, मेरे साथ इस समय फोन पर सुधा जी हैं। ड्रग्स वाले केस में इनकी ही आईडी का मिसयूज हुआ है। वायरलेस पर दूसरी तरफ ऊंचे ऑफिसर की आवाज आई, माँ बेटे के नाम का तो वारंट इश्यू हुआ है। कोलाबा में हमने जो ड्रग्स के अड्डे पर रेड की थी वहां इनके नाम का डेबिट कार्ड भी मिला है जिसमें 80 लाख के ड्रग्स खरीदे जाने का सबूत है। वह इंस्पेक्टर को डांटते हुए कहता है, इन्हें गिरफ्तार करो, इन्हें सख्त सजा मिलेगी। यह सब आवाजें सुनकर सुधा सन्न रह गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, इस सब से मेरा कोई वास्ता नहीं, ना ही मुझे पार्सल के बारे में मालूम है। सुधा की बात पर ध्यान दिए बगैर दोनों ऑफिसर आपस में बात करते रहे। जब सुधा जानी के नाम का वारंट इशू हो चुका है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। इंस्पेक्टर फिर सुधा से नरमी से बोला, आप मुझे अच्छे घर की लगती हैं। सरकार ने आप जैसे अच्छे लोगों की मदद करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए हैं। आप होल्ड करें, मैं प्रोसिक्यूटर साहब को लाइन पर लेता हूँ। कॉल पर इंस्पेक्टर विजय के साथ एक व्यक्ति की आवाज आनी शुरू हो गई जिन्होंने अपना परिचय प्रोसिक्यूटर दीपक के नाम से दिया। पहले तो दीपक साहब ने थोड़ी बहुत जानकारी और पूछताछ की, उसके बाद गंभीरता से बोले, माँ बेटे दोनों की गिरफ्तारी होगी। सुधा को एडवांस में ही मुंबई आकर एंटीसिपेटरी बेल का इंतजाम करना होगा। घबराई हुई सुधा ने इतना ही कहा, रात के 1 बजे? दीपक ने सुझाव दिया, क्यों ना ऑनलाइन बेल अप्लाई कर दी जाए। इसके लिए मुंबई के अलग अलग डिपार्टमेंट के बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे। मैं जो कहता हूँ वही करिए, वरना आप और आपके बेटे दोनों की कल सुबह जेल में होगी। फिर सुधा के लैपटॉप पर अशोक चक्र लगी सरकारी विभागों की अनेक लिस्ट भेजी गई। वैसे भी डिजिटली इमोशनली अरेस्टेड थी सुधा, शायद हिप्नोटाइज भी। जिस तरह से उसे फोन पर व्यस्त रखा जा रहा था वह किसी की मदद नहीं ले सकती थी। कितनी चीजों के लिए मोबाइल पर अपनी सहमति देने के बाद उसके मोबाइल पर एक ओटीपी आया जो उसे फोन पर वार्तालाप जारी रखते हुए मजबूरी में देना पड़ा। वार्तालाप के दौरान विजय ने सुधा से कहा,
चूंकि आप लोग गुजरात में रहते हैं, इसीलिए यह प्रोसीजर गांधीनगर के कोर्ट में भी दोहराना पड़ेगा। फिर एक ओटीपी आया और अकाउंट से 99,900 रुपए फिर कट गए। एक और ओटीपी और 58,000 रुपए कटे। ये पैसे लीगल ट्रांजैक्शन, टाइपिंग फीस के नाम पर लिए गए थे। अब सुधा ने कहा, उसके अकाउंट में तो इतने सारे पैसे हैं ही नहीं, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तब दीपक कुमार ने बताया, आपका एक और सेविंग अकाउंट जिसे आपकी ही इजाजत से हमने अभी अभी नेट बैंकिंग से कनेक्ट किया है, उसमें से ही सारे पैसे लिए जा रहे हैं। चूंकि सुधा सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी, उसने दीपक कुमार और इंस्पेक्टर विजय का धन्यवाद दिया और उनसे आश्वासन मांगा कि कल उनके बेटे को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार तो नहीं किया जाएगा ना। दोनों ने उसे निश्चिंत होकर सो जाने की सलाह दी। सुधा ने मोबाइल को एक तरफ फेंक दिया और बेसुध सी पड़ी रह गई। सुधा का मोबाइल हैक था, इसीलिए उस पर किसी भी तरह का कोई फोन और मैसेज दिन भर नहीं आया। वह एक अलग ही दुनिया में थी। एयरपोर्ट पर जैसे ही उसका बेटा उतरा, उसने अपनी मां को लगातार फोन किया, पर हर बार सुधा का फोन कवरेज क्षेत्र के बाहर मिलता। थक हार कर बेटे ने पड़ोसियों को फोन किया। तब पता चला कि सुधा का फोन तो यहीं रखा है, लेकिन बज नहीं रहा। सुधा के बेटे ने भी इस बात पर खास ध्यान नहीं दिया। जब बेटा घर आया तो उसने फोन उठाकर देखा, उसे आधी अधूरी जानकारी मिली और पूरी जानकारी बैंक जाकर पता चली कि सुधा के बैंक अकाउंट को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए रातों रात तैयार किया गया, जिसमें सारी जमा पूंजी थी। उसमें से न सिर्फ 2,58,000 रुपए की लूट हुई थी, बल्कि जो थोड़े दिन पहले प्लॉट बेचकर 90 लाख रुपए आए थे, वह भी लूटे जा चुके थे। सुधा का बेटा अब सदमे में बैठा सोच रहा था कि माँ को इस नुकसान के बारे में बताऊं या नहीं। माँ यह नुकसान सहन कर भी सकेगी कि नहीं? अगर उसे कुछ हो गया तो? रुपयों का नुकसान तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पर माँ का नुकसान नहीं। तुरंत ही उसने अपना इरादा बदल दिया। आखिर हम सब कहीं न कहीं इमोशनली अरेस्टेड भी तो हैं। डिजिटल अरेस्ट, एकता व्यास की लिखी ये कहानी आप सुन रहे थे उन्हीं की आवाज में। इसी के साथ ही हमारा हिंदी जगत का आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मधु को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, सतर्क रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद बड़ोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीप शिखा दुर्गा पाल की।